आज के कॉन्वर्जेशन में हम जानेंगे कि एक नए बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे बेस्ट एंटिटी कौन सी है। हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करना चाहिए या सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, वन पर्सन कंपनी या एलएलपी क्या शुरू करना चाहिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या एक नया बिजनेस को शुरू करने के लिए जीएसटी लेना ज़रूरी है या बिना जीएसटी के भी हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है, क्या एडवांटेजेस, क्या बेनिफिट्स हैं इस रजिस्ट्रेशन को लेने का और आपके बिजनेस को कितना आसान बना देते हैं। हमारी गेस्ट होंगी संध्या मल्होत्रा। शी इज़ अ company secretary by profession. She has done LLB and a paralegal certificate course from University of New York. इसके अलावा 20 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होल्ड करती हैं बिजनेस लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, सेक्रेटेरियल फंक्शंस एट्सेट्रा में। मैम से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज के यूथ को अपना अटेंशन, अपना फोकस किस साइड लगाना चाहिए, उन्हें एंटरप्रेन्योर जर्नी को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, क्या वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या वो नए कोर्सेज हैं, क्या वो चीज़ें हैं जहां वो फोकस करके अपने करियर को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपके और कोई दूसरे क्वेश्चन हो जिन्हें लगता है कि हम या मैम आंसर कर सकती हैं तो आप बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। आप अपने क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर्स पर कनेक्ट करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो बिना समय गवाए अब अपनी कॉन्वर्जेशन हम शुरू करते हैं। सो सी मेरा क्वेश्चन अगेन, दिस क्वेश्चंस कम टू मी लाइक मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने ये जानना चाहते हैं जो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो उनका एक पहला क्वेश्चन होता है, पहली बात तो ये मान करके चलते हैं कि किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने का मतलब ही हुआ कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है। बहुत सारे लोग सिर्फ बिजनेस के लिए कंपनी, सर मुझे मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी है ना। ऑब्जेक्टिव वो नहीं जानते हैं कि इसके पीछे क्या मुझे सच्ची में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ज़रूरत भी है या नहीं है। इस काम को तो मैं एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेकर के भी कर सकता हूँ। तो आप मुझे बताएं कि लोगों के लिए जो एक बिल्कुल पहली शुरुआत कर रहे हैं, अपनी फैमिली से पहली पीढ़ी के हैं और एक काम शुरुआत करना जानते हैं, उनके लिए किस बेसिस पे ये डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें प्राइवेट लिमिटेड ओपन करना चाहिए या पार्टनरशिप करना चाहिए, एलएलपी करना चाहिए या कोई और मोड में उनको जाना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है क्योंकि हमारे पास जिस लेवल के क्लाइंट्स आते हैं वो हर तरह के कम्युनिटी से आ रहे हैं और क्लाइंट्स के जो इन्वेस्टमेंट लेवल्स हैं वो भी रेंज करते हैं फ्रॉम से मिनिमम ऑफ 10,000 रुपीज से भी आते हैं और ऐसे भी जिनको शायद 1 CR भी डालना है इनिशियली ही। तो एक इन्वेस्टमेंट एक क्राइटेरिया हो जाता है। दूसरा एक स्केल अप एक क्राइटेरिया है कि बिजनेस को कितना स्केल अप, कितने ड्यूरेशन में वो करना चाहते हैं। तो जो थर्ड क्राइटेरिया है वो कितने लोग मिलके ये काम करना चाहते हैं। क्या वो सिंगल ओनर है जो एक से कोई अपनी दुकान खोलना चाहता है, कोई ग्रोसरी खोलना चाहता है या कोई सिंपल कोई बिजनेस डालना चाहता है जो वो स्टैंड अलोन कर रहा है। तो ऐसा रिक्वायरमेंट है या वो कुछ 4-5 लोग हैं जो मिलके एक बिजनेस में एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करके फिर उसको आगे लेना चाहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो किस तरह से आगे लाना चाहते हैं, उनकी जो कॉन्सेप्ट है, उनकी जो सोच है उस बिजनेस को लेके क्या है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि हर बार प्राइवेट लिमिटेड ही डालनी है। जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं हम इन वेरियस पैरामीटर्स पे काम करते हैं, इन वेरियस पैरामीटर्स पे इंफॉर्मेशन लेते हैं और उन्हें यही एक सही गाइडेंस देते हैं कि एट द राइट टाइम आप प्राइवेट लिमिटेड पे जाइए। मान लीजिए कि अगर जैसे मेरे पास एक डिजाइनिंग के क्लाइंट आए, ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं वेबसाइट डिजाइन्स करता हूँ और मुझे कंपनी खोलना है। सबसे पहला क्वेश्चन उनसे यही रहता है कि आप स्टैंड अलोन ये काम कर रहे हैं। तो he said yes because I am qualified, I am self going to do this. So openly recommended to them. हालांकि in a way it's a loss to us, Yeah, but exactly. as professional, but we always guide them in a proper way because we look at a relationship with the client for a longer term. बिल्कुल। So हम उनको गाइड करते हैं कि सर इनिशियली आप स्टार्ट कीजिए एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें आप अपने नाम पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल की और एक प्रोप्राइटरी फर्म की बेसिकली आइडेंटिटी अलग नहीं होती।
और भी सरल भाषा में बोलूं तो एक ही पैन कार्ड पे काम होगा, यानी आप उसी पैन कार्ड पे अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वही पैन कार्ड पे आपका सेविंग्स अकाउंट चल रहा होगा, राइट? तो आप उस नाम में बिजनेस कर सकते हैं। आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जनरली कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, बट ऐसा होता था कि बैंक्स को अकाउंट खुलवाने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि अगर मैं संध्या मल्होत्रा नहीं हूं और मैं संध्या मल्होत्रा एंड कंपनी चला रही हूं, तो वो सर्टिफिकेशन मुझे किसने दिया। इसके लिए लोग शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक सर्टिफिकेशन करवाते हैं। बहुत वक्त से शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होते रहे थे, बट जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट को ने बहुत सारी अपनी स्कीम्स के जरिए और जब से ये स्मॉल मीडियम माइक्रो सेक्टर एसएमई सेगमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, तब से हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन एक तरह से इसका रिप्लेसमेंट हो गया। तो अब बैंक्स क्या बोलते हैं, इवन इफ यू आर सोल प्रोप्राइटरी गेट मी सम सर्टिफिकेट। जैसे मैंने अगर अपना सीएस का फर्म खोला तो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था अपने इंस्टीट्यूट से, सर्टिफाइंग दैट यस आई एम ऑथराइज्ड टू ओपन अ प्रोप्राइटरशिप इन द नेम ऑफ संध्या मल्होत्रा एंड कंपनी। ओके, लाइकवाइज हर बंदा तो प्रोफेशनल नहीं है या कोई सर्टिफिकेशन का जरिया नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि आप ये धंधा कर सकते हो, और उसके लिए हम उद्यम रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपको सर्टिफिकेशन एक मिल रहा है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मे बी हम अगले एक सेक्शन में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, सोल प्रोप्राइटरी के अलावा जो आप कर सकते हैं वो है नॉर्मल पार्टनरशिप बनाना। नॉर्मल पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि आपने 2 या 3 लोग मिलके ये सोचा कि हमें ये बिजनेस करना है, तो आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपने अपने बीच में अग्री किए। स्पेसिफिकली टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब ये होता है कि इसमें हम इतना पैसा लगाएंगे, हम तेरा मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे तो इतनी सैलरी या इतना रेम्यूनरेशन हम विड्रॉ करेंगे, अगर प्रॉफिट्स होगा और कितने लेवल का होगा तो इस परसेंटेज में प्रॉफिट्स डिवाइड होंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको हम टर्म्स एंड कंडीशन बोलते हैं और एक पार्टनरशिप डीड में लिख लेते हैं, विच इज जनरली ऑन अ स्टैम्प पेपर, और वो हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करके सब पार्टनर्स अपने बीच में तैयार कर लेते हैं, साइन हो जाता है, नोटरी हो जाता है। उसके बाद हम उस डॉक्यूमेंट के जरिए अपनी एक कंपनी अपना एक पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं। तो यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट फील होती है, वो पार्टनरशिप फर्म में एज सच रेगुलेटरी एंगल से फील नहीं होगा, बट यस आपको लगता है कि हाँ हम कोई ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे हमको अपने जो हमारी इनकम है उसको हमें सेफगार्ड करना है, यानी हमारे बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग्स या क्रेडिटर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो एमएसएमई एक्ट है और उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो आपको एक गवर्नमेंट के हिसाब से एक अवधि देता है हर कंपनी को कि 45 डेज के विद इन आपके जितने भी वेंडर्स या सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स खड़े हैं, उन सब के पेमेंट्स आपको आ जाने चाहिए जहां भी आउटस्टैंडिंग है, और आपके पास ऐसे वेंडर्स हैं जिनसे आपने सामान लिया हुआ है और जहां आपको भुगतान करना है वो भी आपने विद इन 45 डेज कर देना चाहिए। If we are not doing that, then there are remedies which are available for claiming this default of payment in the MSME Act. तो जो हमारा सेकेंड वे ऑफ डूइंग बिजनेस है वो है नॉर्मल पार्टनरशिप। There's a third way that we can look at it. अब पार्टनरशिप जब हम नॉर्मल करते हैं ना तो ऐसा होता है कि सबकी लाइबिलिटीज जो है वो भी अनलिमिटेड हो जाती हैं। सपोजिंग बहुत ज्यादा कोई लोन ले लिया और उसको चुका नहीं पाए, बहुत ज्यादा कोई लाइबिलिटीज खड़ी हो गई, बहुत ज्यादा बिजनेस में कोई नुकसान हो गया, तो सबको अपनी जेब से भरना पड़ेगा टू दी एक्सटेंट रिकवर्ड और नॉट रिकवर्ड। लेकिन उसका एक हेज क्रिएट हो जाता है जब हम वो पार्टनरशिप को एलएलपी में कन्वर्ट करते हैं।
एलएलपी का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और इसका मतलब ये होता है कि है तो ये पार्टनरशिप, लेकिन मेरी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा कि भाई जब मेरी ही कंपनी है, हम पार्टनरशिप में भी हमने ही बिजनेस किया, वहां भी हम अगर लॉस हुआ तो हमारी जिम्मेदारी थी, तो एलएलपी में कैसे बच जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे बचाव जैसी सुविधा नहीं मैं कह सकती, बिकॉज दैट विल बी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, बट यहाँ पे ये सुविधा जरूर है कि आपने जितने प्रपोर्शन में अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है, उसी प्रपोर्शन में आप लॉस का भुगतान कर सकते हैं। ओके ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी कभी अटैच हो, unless and until there is a piercing of the corporate veil, which is a different concept जो हम कभी एक टेक्निकल सेशन में समझ सकते हैं, बट अभी के लिए सरल भाषा में समझने के लिए ये है कि क्योंकि हमारी आइडेंटिटी यानी पार्टनर्स की आइडेंटिटी ऑफ द फर्म से डिफरेंट हो जाती है। एलएलपी रजिस्टर हो जाती है एमसीए में, तो उसकी अपनी एक पहचान क्रिएट होती है, उसको एक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसका अपना एक नाम मिलता है, तो वो अपने पार्टनर से एक अलग पहचान बना लेती है, जिसे हम ये भी कहते हैं कि इट इज अ लीगल एंटिटी और अ लीगल पर्सन। ओके, सो बेसिकली अगर मान लीजिए हम एक एलएलपी में 3 पार्टनर हैं, तो बहुत ही सरलता से समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि हम 3 लोग नहीं हैं, हम 4 लोग हैं। ओके, जिसमें 3 पार्टनर हैं और एक हमारी एलएलपी है। अब एलएलपी में हमें हेज कैसे मिलता है कि मान लीजिए हमसे लॉसेस हो गए, हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमने लगाई थी वो पूरा रिस्क पे चला गया, तो हमारे पास हमेशा ये राइट रहेगा कि एलएलपी को ही जो भी वेंडर्स, सप्लायर्स या क्रेडिटर्स हैं, वो एलएलपी को नोटिस देंगे, पार्टनर्स को नोटिस देंगे, बट पार्टनर्स की कंट्रीब्यूशन की लिमिट सिर्फ उनके प्रॉफिटेबिलिटी या रिस्क के प्रपोर्शन तक ही सीमित रह जाएगी। बाकी हाँ, हम ये आश्वासन देते हैं कि जैसे जैसे पार्टनर्स और बिजनेस बिल्डअप करेंगे, the entire liability of the LLP will then be settled. So the main person who becomes the front face is the LLP in itself. अब अगर हम चौथा एक और इसका पहलू समझना चाहें कि हम बिजनेस इससे और बेहतर तरह से कैसे कर सकते हैं, इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इनफैक्ट मैं बेहतर नहीं बोलूंगी, बट नीड बेस्ड कि और हमारी क्या नीड है। जैसे एक मैं बड़ा डिफरेंस बताना चाहूंगी कि लोग प्राइवेट लिमिटेड क्यों बनाते हैं, इज ऑल्सो बिकॉज इट हैज मोर एडवांटेज इन बैंकिंग सिस्टम। क्या होता है कि बिकॉज हमारे पास जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉज हैं वो एप्लीकेबल होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे, इस वजह से बैंकर्स को ये बहुत ज्यादा आश्वासन रहता है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड में कुछ गड़बड़ हो भी गई कभी, तो हमारे पास कोई एक रेगुलेटरी बॉडी है जहां पे हम अपने मुद्दे को लेके जा सकते हैं अपनी रिकवरी के लिए, राइट? तो एलएलपी में का जो सिस्टम है या एलएलपी का द वे ऑफ एंटिटी क्रिएशन इज नॉट सो advancedly recognized in the banking system as it is recognized for a private limited. Apart from that, बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स होते हैं प्राइवेट लिमिटेड जब हम रन करते हैं, जो उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, जो हम मेमोरेंडम बनाते हैं, उसके हिसाब से इतने सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, which makes it a very conducive kind of an entity जहाँ पे बिजनेस करना becomes much more easier. इनफैक्ट आई वुड से लाइक जैसे गवर्नमेंट ने निकाला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक स्लोगन दिया गया था कुछ साल पहले, यू नो, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेसिकली क्या कहने की कोशिश की गई कि आपका जो एंटिटी क्रिएशन का जो तरीका है उसको इतना स्पीड अप कर दिया ऑनलाइन सारे फॉर्म्स आने की वजह से कि लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया जानना कि ओके, नाउ आई कैन क्रिएट एन एंटिटी,
and I can start doing my business. I can go to the banks, and if I am a startup, then I have lot more benefits in this private limited itself. जैसे आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पे आपकी जो फीस है वो आधी हो जाती है. बहुत सारी सब्सिडीज है गवर्नमेंट की अंडर वेरियस स्कीम्स which become applicable to a startup because it is a private limited company. It may not be applicable to a LLP or to a public limited company, but it will be applicable to a private limited company, right? एंड बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, देखिए जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं या नए बिजनेस की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा पहलू जो सामने आता है वो है इन्वेस्टमेंट का. अब हर बार ये जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस जानता है करना वो उसके पास पैसा फंड भी लगाता है. जी, तो बहुत जरूरी है ये जानना कि अगर वो पैसा नहीं लगा रहा है तो कहीं से तो इन्वेस्टर लेकर आएगा. इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है जानना कि एंटिटी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है. अगर एंटिटी का स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है तो बहुत सारे इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होंगे आपकी एंटिटी में पैसा लगाने के लिए, क्योंकि उस स्ट्रक्चर से एग्जिट लेना बहुत आसान होता है. दैट मीन्स यू कैन मूव आउट बाय सेलिंग योर शेयर्स to another set of investors or back to the promoters of the company. So just for example मैं आपको एक illustration से समझाती हूँ कि मान लीजिए कि कंपनी में कुछ प्रमोटर्स हैं, 2 या 3 प्रमोटर्स हम ले लेते हैं. 3 प्रमोटर्स हैं और वो कुछ लगा रहे हैं 10 लाख रुपए, लेकिन कंपनी के लिए कुछ मशीनरी खरीदनी है, कुछ प्रेमाइसेस रेंट पे लेना है, जिसका टोटल खर्चा हम मानते हैं कि 1 करोड़ रुपए है, राइट? एंटिटी क्या करेगी? वो इन्वेस्टर ढूंढेगी जो इस गैप को फुलफिल कर सके, राइट? अब वो इस गैप को फुलफिल करने के लिए जब इन्वेस्टर्स के पास पिच करते हैं तो वो ये बताएंगे कि ये पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल है. वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप एक हम तैयार करते हैं. वो अपना पिच देंगे कि ये एक इन्वेस्टमेंट मॉडल है, यहाँ पे हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, इसका इतना कैश फ्लो होगा in terms of expenses and इतना कैश फ्लो होगा in terms of income और revenue for the next 5 years or 10 years plan, based on which एक valuation पे अराइव होते हैं और उस वैल्यूएशन के बेस पे इन्वेस्टर आपके लिए उस कंपनी में पैसा डालता है. उसी वक्त ये तय हो जाता है कि इन्वेस्टर को, क्योंकि आप बता रहे हो मैं 5 साल में इस लेवल का रेवेन्यू कर लूंगा, राइट? तो इन्वेस्टर को एक खातरी हो जाती है पहले कि इस लेवल तक पहुंचने के बाद it will be the right time for me to exit the company because that a certain valuation will be arrived at. एंड वो टाइम पे प्रमोटर्स को भी एक जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि यस वी विल बी इन अ पोजीशन टू गिव एन एग्जिट टू द इन्वेस्टर्स. सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो मॉडल है वो यहाँ पे काफी कारगर होता है और काफी हेल्पफुल होता है लोगों के लिए अपने बिजनेस को स्केल अप करने में. सो ये हमारे 4 मॉडल हैं. और अगर मैं इनमें और थोड़ा सा इनके बारे में एक्सप्लेन करूं तो ऐसा है कि ओनरशिप राइट्स जो अगर हम देखते हैं तो मेनली सोल प्रोप्राइटरी में जो हमारी ओनरशिप है वो टोटली डिपेंडेंट होती है मेन सोल प्रोप्राइटर पे या जो स्टैंड अलोन बिजनेस कर रहा है. पार्टनरशिप जो ओनरशिप होती है वो हो जाती है पार्टनर. एलएलपी में जो ओनरशिप होती है वो है तो डेसिग्नेटेड पार्टनर्स की, लेकिन ultimately the business belongs to the LLP as an entity, not actually to the partner, because the law says partners can come in the LLP and go. They can be appointed, they can resign, but the LLP as an entity will always remain. Similar is the situation with a private limited company, where in a private limited company there are directors, shareholders who can come and go, but the entity always remains. So the ownership of the entity remains with the shareholders of the company. So whosoever sits in the seat of the shareholder is actually the owner of the company. बहुत लोगों को ये भी एक नोशनल मैंने देखा है एक अपने प्रोफेशनल करियर में कि लोगों को बहुत दुविधा होती है ये समझने में कि डायरेक्टर और शेयर होल्डर में क्या फर्क है. एग्जैक्टली.
रजिस्ट्रेशन के सो टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम केसेस में होता है कि जो शेयर होल्डर है उसी को हम डायरेक्टर बनाते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन प्रोफेशनली ये हमेशा जरूरी नहीं है, बिकॉज डायरेक्टर होते हैं वो लोग जो कंपनी को डे टू डे रन कर रहे हैं, और शेयर होल्डर होते हैं वो लोग जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। अब ये सवाल भी बहुत लोगों के मन में आएगा कि भाई जो पैसा लगाएगा वही तो चलाएगा बिजनेस, बट ये हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि जिनके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए मनी है, जरूरी नहीं है कि उनके पास वही बिजनेस रन करने के लिए टाइम हो या स्किल्स हो, इसलिए वो प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनीज में डायरेक्टर रखते हैं। इंडिया एक ऐसी जगह है सर जहाँ पे हम मोस्टली फैमिली ड्रिवन बिजनेसेस देखते हैं, जहाँ पे क्लोजली हेल्ड कंपनीज होती हैं। इसीलिए शायद ये नोशन जो है हमारी पद्धति में आ गया कि डायरेक्टर है तो शेयर होल्डर होगा ही। बट ग्रेजुअली हम देख रहे हैं जैसे जैसे इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में अपनी जगह बना रही हैं, और जिस स्पीड से फॉरेन कंपनीज इंडिया में एंटर कर रही हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं जो अब प्रोफेशनली ड्रिवन हैं, जहाँ पे डायरेक्टर्स को एज अ एज अ गाइडिंग फोर्स, एज अ स्टीयरिंग पर्सन रखा जाता है टू हैंडल द बिजनेस, टू मूव द बिजनेस इन अ डायरेक्शन that it becomes profitable for the shareholders. मैम इसी से जुड़ा मैं क्वेश्चन अगले सेशन में अगले पार्ट में ही लूँगा। एक रोल आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। ये जो बात अभी आप कर रही थी कि डायरेक्टर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जब किसी बिजनेस को स्केल करना होता है, उनकी स्किल्स को यूज़ करना होता है, और ऐसे टाइम पे जैसा मैंने बताया कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल आता है। इसके बारे में भी कुछ हाईलाइट्स देना चाहेंगे आप? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इनफैक्ट मैं आज ही किसी से कॉन्वर्सेशन में थी जो जिन्होंने मुझसे इससे मिलता जुलता सवाल पूछा, तो मैं उनकी भाषा में आपको बताती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि आजकल मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऐसा बोलते हैं, मतलब जॉब में हैं और फिर भी बोलते हैं आई एम सिटिंग ऑन द बोर्ड ऑफ दिस डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी एज अ डायरेक्टर, सो यू नो it's like a fashion statement these days. So what does this really mean? And I was really thinking, is it really like a thing to boast about? So I'll tell you what actually an independent director means, and why people maybe finding it very fascinating to sit on the board of various companies. सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक टर्म है और एक नोशन है, एक कॉन्सेप्ट है जो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था काफी साल पहले, और ये कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका जो मेन कारण था वो ये था कि जब हमारे इकोनॉमी में, फाइनेंशियल सर्कल में बहुत सारे स्कैम्स और फाइनेंशियल फ्रॉड्स डिटेक्ट हुए, तब ऐसा एक बहुत सारे कमिटीज उस वक्त बैठे, और उन कमिटीज में कुछ ऐसे विचारधारा शेयर की गई जहां ऐसे ओपिनियंस आए कि अगर बोर्ड पे कोई बाहर का एक इंडिविजुअल बैठेगा तो बोर्ड का जो विजिलेंस होगा वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा, और क्योंकि आपसे कोई बार बार क्वेश्चन कर रहा है तो आपकी जो गलत करने की कोई प्रवृत्ति भी है तो वो वहीं के वहीं उसके ऊपर एक कंट्रोल चेक लग जाएगा, कंट्रोल लग जाएगा, चेक लग जाएगा, राइट। सो उस विचारधारा के तहत ये तय हुआ कि लेट्स हैव a concept of independent directors who will act as watchdogs, who will act as vigilante, sitting on the board of certain companies. इनिशियली ये कुछ 1000 कंपनीज के लिए शुरू हुआ in terms of the market capitalization, and gradually the concept had spread to all the listed companies and even to debt listed companies now. So it is not just equity listed but also debt listed companies who will have an independent director on their board. तो इसमें होता क्या है कि जैसे सपोजिंग हम अगर मैं एक एग्जाम लिख रही हूँ और मेरे सर पे कॉन्स्टेंटली टीचर घूम रही है, तो मेरा जो फोकस है वो एग्जाम पे लिखने में बहुत ज्यादा होगा कि मुझसे गलती ना हो, या मैं इधर उधर नहीं देखने वाली हूँ
क्योंकि मुझे पता है टीचर इज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी, राइट? Yeah. बट और यही कॉन्सेप्ट मतलब अगर मैं बोर्ड पे बिठा दूं तो इट्स लाइक यू नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो टीचर का काम करते हैं। सो ये सवाल आता है कि एक्चुअली वो करते क्या है। सो बेसिकली यू नो कंपनी को अपनी जो क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं लिस्टेड कंपनीज के को जो प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं वो लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, हम शॉर्ट में LODR बोलते हैं, उसके तहत उसको कुछ डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंजेस को करने पड़ते हैं जिसके जरिए इन्वेस्टर्स को पता चलता है। मान लीजिए आज रिलायंस क्या कर रही है अपनी कंपनी में या क्या रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है, हमको कंपनी में जाके पता करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जो रेगुलर अनाउंसमेंट्स होती हैं उन्हीं में से हमें पता चल जाएगा कि ओके दिस इज व्हाट द रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड। लाइकवाइज तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो क्वार्टरली जो मीटिंग्स होते हैं वो मीटिंग्स में बोर्ड के साथ डिस्कशन में बैठते हैं। वो देखते हैं कि बोर्ड ने इस पूरे क्वार्टर में क्या किया है, उसकी रिजल्ट्स क्या रहे हैं, कोई एनालिस्ट मीट हुआ है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कंपनी का जो इफ द कंपनी इज अ हेवी बोरोवर देन उसकी बोरोइंग्स का स्टेटस क्या है, how well they have been able to you know honor their liabilities towards the banks or the financial institutions, आगे के जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं उस पे क्या काम चल रहा है, और कोई भी और तरह की प्रोफेशनल एडवाइस जो कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी फील्ड से लेकर आता है वो बोर्ड को दे सकता है। ओके, सो that kind of an advice that the independent director brings on the board and is able to you know kind of question based on the performance of the quarter, that is a kind of a role of a vigilance person, and that is where an independent director you know makes headway into the boardroom of a listed company. Okay, got it. Overall this is the role. Yeah. एक चीज़ और, मैं आई वॉज रीडिंग समवेयर कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक आज के डेट में गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल्स भी हैं कि एक विमेन डायरेक्टर भी होना चाहिए और या एक विमेन डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो, ऐसा भी कुछ प्रोविजन है? देखिए विमेन डायरेक्टर का प्रोविजन डेफिनेटली है। ये एक रिक्वायरमेंट है जो गवर्नमेंट इसलिए लेकर आई बिकॉज अगर हम इंडिया में खास तौर पे देखें तो बिजनेस हाउसेस जो हैं वो मेल ड्रिवन ही होते थे हमेशा से। बहुत ज्यादा विमेन पार्टिसिपेशन इन बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज was not that high and in India as it may be seen in other nations. So to bring about a parity of role and to bring about a balance on the board, women director concept was introduced. अब ये एक यू नो ये मैं कह सकती हूँ एक कवर अप यू नो सीन है जहाँ पे लोग विमेन डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देते हैं सो दैट देयर टू रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड विद वन पर्सन, you know, because otherwise the requirement is कि at least 50% of the board should be an independent director. ओके, सो अगर आपके बोर्ड पे 2 या 3 एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो आपको और 3 लोग अपने बोर्ड पे लेने ही पड़ेंगे जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम करें। तो अगर आप विमेन डायरेक्टर ले आते हैं तो आपको 3 इंडिपेंडेंट की बजाय 2 इंडिपेंडेंट और 1 विमेन डायरेक्टर से काम हो जाता है। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं चीजें वो प्लेइंग, यस। ओके, एक चीज और क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? लेट्स सपोज कि एक बोर्ड में लोगों ने खुशी खुशी, जैसा आपने बताया कि जस्ट फॉर बॉस्टिंग पर्पस उन्होंने बोर्ड के मेंबर बन गए, है ना, कल को उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बाकी डायरेक्टर्स मिलकर के कुछ स्कैम करते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना रिस्पॉन्सिबल होगा या वो अपने आप को कैसे सेफगार्ड करेगा? ये आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है आज के टाइम में बिकॉज मैं कुछ दिनों से अगर मैं कभी बाई चांस इंस्टा पे या यूट्यूब पे कोई रील देख लूं तो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग आजकल इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप को एक मीडियम ऑफ
हाँ, बहुत ज़्यादा उसको फैला रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को कि आओ बनो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एग्जैक्टली। बट वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्की पोजीशन है, बिकॉज़ आपके ऊपर भले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वर्क नहीं होती, लेकिन आपको नहीं पता कि कंपनी में क्या काम किस तरह से हो रहा है, बिकॉज आपको इतना इनले टू द एंटायर फाइनेंस वो नहीं मिलता है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी अगर कंपनी के डायरेक्टर्स, जो सिटिंग डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, जो एक्चुअली में बिजनेस कर रहे हैं, उनसे कुछ भी गलत होता है। तो आंसर है कि 100% आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो इन द आईज ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ क्या मानता है या उसने आपको ये पोजीशन क्यों दिया कि आप देखें कि वो क्या कर रहे हैं। तो लॉ क्या बोलता है कि हम तो मान लेंगे कि ये आपकी सहमति से हुआ है, अब ये आप डिफेंड करो कि आप कैसे इन्वॉल्व नहीं थे, और ये प्रूव करना सर आज की तारीख में इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये रोल बहुत सोच समझ के लें, ऐसी कंपनीज में ही ये रोल लें जहां आपको 100% श्योर है कि कंपनी बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, corporate governance norms are completely adhered to, all the compliances are done well in time, you know the secretarial department, you know the CFO, and you know that how transparently the business is being conducted. Only then opt for getting into this kind of a role, otherwise abstain from it completely. टोटली एग्री। इनफैक्ट मैं इस बात को इसलिए भी पिक कर लिया क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए जो अभी के लॉज हैं वो हैं कि आप एक सेल्फ असेसमेंट तरीके का एग्ज़ाम पास करें, आपके पास रिक्विजिट एक्सपीरियंस है, और ट्रस्ट मी वो एग्ज़ाम सच में इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर सिर्फ पास होने के इरादे से अगर आप कोई करता है, मैंने भी किया हुआ है, तो वो एग्ज़ाम और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक CS के लिए बहुत बहुत ईजी है वो। लेकिन मैंने देखा कुछ दिनों से इंस्टा पे या यूट्यूब पे बहुत सारे जगहों पे लोग इसकी कोचिंग करके एज अ इंस्टीट्यूट चला रहे हैं कि आप यहाँ से क्लासेस कीजिए और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज अ करियर के तौर पे लोग उसको कि आप यहाँ से कुछ सैलरी कमा सकते हैं। वो इस चीज़ को ध्यान नहीं रख रहे हैं कि यहाँ पे क्या रिस्क इन्वॉल्व है। उस रिस्क को बिल्कुल सेट असाइड करके जस्ट बिकॉज कि मैं काम नहीं, तो अनलेस एंड अनटिल कि आपको सच में सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का नॉलेज हो, आपको बोर्ड मीटिंग्स के बारे में पता हो, फाइनेंसेस रीड करने आते हो, मुझे नहीं लग रहा है कि अगर ये नॉलेज नहीं है और इस नॉलेज के बिना आप किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहे हैं तो आप अपने लिए कोई ना कोई समस्या मोल रहे हैं। सर ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, करियर, एक्चुअली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट अ करियर। लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल द लिसनर्स हियर, independent director is not a career, it's just an advisory position that you have earned because you've had an experience into your own field, जहां पे आपने एक एक्सपर्टीज हासिल कर ली है ऑलरेडी। तो ये करियर नहीं है जहां यंग बच्चे चले जाएं या यंग लोग ये सोचें कि मैं कुछ इसके अंदर बहुत कुछ कर लूंगा, नहीं। और ये बहुत टाइम बाउंड एंगेजमेंट है। यहाँ पे लॉ बहुत क्लियर है कि 5 साल के लिए ही आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रख सकते हैं विद अ रिन्यूअल ऑफ नेक्स्ट 5 years। उसके बाद आप नहीं ले सकते हैं वो सेम पर्सन को उसी बोर्ड पे या अपनी कोई सब्सिडरी पे आप उसको नहीं रख सकते हैं। तो ये करियर ऑप्शन नहीं है। करियर आप किसको बोलते हैं? जब आप कोई कोर्स करते हैं अपनी इंटेलेक्ट के हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, जब आप कोई कोर्स करते हैं और उसके अंदर एक कहते हैं ना सामर्थ्य हासिल करते हैं, उसको हम करियर बोलते हैं। और फिर उस फील्ड से रिलेटेड आप कुछ काम करते हैं। बट यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है। एंड मैं लिसनर्स को ये भी कहना चाहूंगी, अगर लोग ऐसा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जहां वो आपको सिर्फ ये बोलते हैं कि आप को हम कोचिंग दिलाएंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए, तो आई थिंक यू आर टोटली मिसगाइडेड। ये एग्जाम ये सिर्फ इसलिए गवर्नमेंट ने इसलिए लाया था बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक डेटाबेस तैयार करना था।
उस डेटाबेस को तैयार करने के बाद बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दिखे जहां पे ये लग रहा था कि सब लोग फाइनेंशियल फील्ड से नहीं आते, बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकल फील्ड से डायरेक्टर डेटाबेस में आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि बहुत जरूरी है कि ये लोग फाइनेंशियली साउंड हो जाएं, या एटलीस्ट कंपनी लॉ के बेसिक प्रोविजंस इनको पता हो। सी कल को अगर कुछ गलती होती है कंपनी के बोर्ड पे, आप जब बैठे हो तो आप कंप्लीटली एक बच्चे के जैसे नहीं कह सकते मुझे तो पता ही नहीं था, आई नेवर न्यू कि ये ऐसा होता है, कंपनी ऐसे चलती है, डायरेक्टर और शेयर होल्डर में फर्क क्या होता है। मतलब आप बेसिक चीजें जान लो कंपनी के बारे में, इसके लिए कुछ चुनिंदा प्रोविजंस उठा के एक कोर्स डिजाइन किया गया सेल्फ असेसमेंट के लिए, जिससे कि ओके आप एक टेक्निकल फील्ड से हो तो आप ये सब जान लो, इसको क्वालिफाई कर लो, सो दैट एटलीस्ट यू आर abreast with certain provisions and you're qualified enough to sit on the board. But otherwise आपने अपनी जो एक्सपर्टीज थी उससे ऑलरेडी प्रूव कर दिया टू दैट कंपनी। सी कोई कंपनी आपको क्यों ले रही है बोर्ड पे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कुछ तो एडवाइजरी हेल्प मिलती है ना, और एडवाइजरी के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। और वो जो आप एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो वो आपने अपने करियर, अपनी क्षमता, अपनी मेहनत से कमाया है, 10 या 20 साल एक इंडस्ट्री को दिए हैं, तब जाके वो आप एक एक्सपीरियंस बोर्ड पे लेके आ पाते हो। इसके लिए आपको बोर्ड पे लिया जा रहा है, इसलिए नहीं कि ये एक करियर ऑप्शन है। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट लिसनर्स टू प्लीज understand the way the legal liabilities can arise in this area. And Thanks for highlighting this, sir. It's very difficult to defend yourself in the court of law. There are hundreds of cases. You can always Google and find out how many directors are struggling to defend themselves against such kind of cases where even when they didn't had any role to play, yet they are facing some or the other prosecutions. टोटली अग्री मैम। बहुत ही ये आपने जो कहते हैं ना आंखें खोलने वाली बात बताई। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया, कि सिर्फ एक नेम सिक पर्पज़ के लिए या फिर उन्हें अच्छा लग रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने आप में बहुत अच्छा सा एक टर्म यूज़ लगता है, इस वजह से बन रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक पार्ट बन रहे हैं, बट या उनके लिए आंखें खोल सकती हैं। सो दिस इज़ रियली हेल्पफुल। अचानक से हमने थोड़ा अपना डाइवर्ट कर लिया था हमने, बट हम फिर वापस आते हैं अपने पहले वाले टॉपिक पे कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो एक दूसरा क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा है मैम, वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। लोग फटाफट सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब ये मान करके चलते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। क्या बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मैंडेटरी कंडीशन है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जीएसटी नंबर होना ही चाहिए? देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर टेक्निकली बात करें तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में हैं या कोई भी मटेरियल से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो 40 लाख के टर्नओवर पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। उससे नीचे अगर आपको लग रहा है कि आपकी बिलिंग ये पर्टिकुलर साल में 40 लाख क्रॉस करेगी तो आप वेल इन टाइम ले लीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। बट इस चीज से डरना नहीं है कि अच्छा अब मुझे बिजनेस डालना है तो मुझे जीएसटी लेना मैंडेटरी ही है डे 1 से, वैसा जरूरी नहीं है। और यही अगर सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री हो तो 20 लाख आपकी थ्रेशोल्ड है। 20 लाख की बिलिंग क्रॉस होते ही आपको जीएसटी लेना ही होगा। इनफैक्ट क्रॉस होते ही नहीं, मैं बोलूंगी जब आपको लग रहा है कि 19 लाख हो गया तो आप ले लीजिए, बिकॉज 20 लेते ही तो फिर आपको जो पहले आपका जितना बिलिंग हो चुका वो सब पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, that will become applicable, which can be a big liability to pay. Totally agree. इससे ही जुड़ा ही कभी रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी एंड ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली, एंड उनका कंसर्न ये था कि उनका, अब जैसे उनका एग्जांपल बताऊं कि उनका पर्टिकुलर केस क्या था, तो उनका एक टैटू का बिजनेस है, वो टैटू बनाते हैं एंड नाउ ही इज़ मूविंग हिज बिजनेस इनटू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। लेकिन जैसे पहला सवाल उनको यही है कि मेरा ये बिजनेस स्केल हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, डाउट है उनको। तो उनके मन में एक सवाल आया कि जिस नाम या जिस ब्रांड से मैं अपने इस बिज़नेस की शुरुआत करना चाहता हूं, क्या उसका कोई ट्रेडमार्क ले लूं या मैं कंपनी बना लूं उस नाम से और फिर इस बिज़नेस को करूं। लेकिन इसके साथ में ये डर भी है
कि मैंने कंपनी बनाई, पैसे लगाए और ये मेरा बिजनेस नहीं चले तो क्या होगा? तो ऐसे इस केस में क्या एडवाइस करना चाहेंगे? उन्हें एक सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे स्टार्ट करना चाहिए या ट्रेडमार्क लेकर के अपने उस ब्रांड को प्रोटेक्ट करना चाहिए या फिर सीधे कंपनी बना लेना चाहिए? ओके, देखिए, अब अगर आप कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं और आपका जैसे सवाल जो शुरू हुआ वो ऐसे कि वो टैटू का बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट? तो ऐसा तो नहीं है कि ही इज नोवाइस, कि आज पहले दिन से आइडिया आया है खाली और कुछ नहीं कर रहे, राइट? तो बिजनेस तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं। अब उन्हें है वो स्केल अप करने के लिए एक एडेड लाइन ऑफ बिजनेस करना चाहते हैं, विच इज कॉस्मेटिक्स, करेक्ट? नाउ मैं ये समझ रही हूँ कि वो अपने इस टैटू के बिजनेस को भी आगे कोई एक एंटिटी में ही कंटिन्यू करना चाहेंगे, ठीक है? जहाँ तक कॉस्मेटिक बिजनेस का सवाल है, जो मेरा अभी तक एक कॉस्मेटिक के इंडस्ट्री के क्लाइंट को जो मैं हैंडल कर रही हूँ, करंट में भी कर रही हूँ, जो मेरा एक्सपोजर रहा है वो ये है कि उसमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपको ब्रांड नेम का लेना जरूरी है, नॉट फॉर द नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी आप किसी भी नाम से बनाइए, आप उसके अंदर अलग अलग ब्रांड्स रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप अब अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो टैटू अपने आप में एक बिजनेस है, वर्टिकल, और कॉस्मेटिक्स एक सेकंड वर्टिकल हो जाएगा। तो हो सकता है आप टैटू इस नाम से करवाएं, क्रिएटिव आर्ट्स करके आप एक पर्टिकुलर लोगो अपना ट्रेडमार्क करा लीजिए। वो सिग्निफाई करेगा कि ये मेरा टैटू से रिलेटेड ट्रेडमार्क है, तो मैं इस लाइन ऑफ बिजनेस इसके अंदर कर रहा हूँ। कॉस्मेटिक्स के लिए आप कोई दूसरा ट्रेडमार्क करवा लीजिए, जैसे फॉरएवर यू, फॉरएवर लवली, व्हाटएवर, यू नो। तो उसमें आप कोई और ट्रेडमार्क या लोगो डिजाइन करके उसको अलग से रजिस्टर करा लीजिए। और जहां तक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का सवाल है, देखिए, इसमें दो पहलू आते हैं। एक है कि ट्रेडमार्क अगर हम इंडिविजुअल नाम में रजिस्टर करते हैं, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, जो लिसनर्स को जान के भी थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा कि जब हम इंडिविजुअल नेम से करवाते हैं तो गवर्नमेंट फीस 4,500 रुपए होती है। लेकिन वही अगर मैं अपने नाम से नहीं करा के प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कराती हूँ तो वो फीस मेरी 9,000 रुपए हो जाती है, बिल्कुल डबल। ओके, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, नॉट बिकॉज ऑफ मनी बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप अगर उसको एंटिटी में रखना चाहते हो तो वो एंटिटी की प्रॉपर्टी बन जाएगी, यानी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो ट्रेडमार्क उस कंपनी का हो जाएगा जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये पर्सनल नेम में ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हो तो वो कंपनी रहे ना रहे, आप उस कंपनी का पार्ट हो या ना हो, वो ट्रेडमार्क आपकी प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो जब आप ट्रेडमार्क पोर्टल पे जाके चेक करेंगे तब आपको अपना नाम दिखेगा एज द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क्स जनरली 10 इयर्स के लिए रजिस्टर होते हैं, जिसके बाद हमें रिन्यू करवाना पड़ता है। ओके, इसी से एक जुड़ा क्वेश्चन, क्या ये ट्रेडमार्क्स, लेट्स सपोज कि किसी इंडिविजुअल ने बिजनेस का आइडिया आया और अपने नाम पे सबसे पहले उसने 4,500 रुपये और प्रोफेशनल फी पे करके इस ट्रेडमार्क को ले लिया, कल को ये बिजनेस स्केल कर जाता है और वो उसको उसी के संदर्भ में एक कंपनी भी बना लेता है, तो क्या ये ट्रेड नेम जो उसने अक्वायर कर रखा था अपने नाम पर, इसे ट्रांसफर कर सकता है कंपनी को? बिल्कुल, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग विच इज कॉल्ड एज अ डीड ऑफ ट्रांसफर। हम ट्रेडमार्क में ये ट्रांसफर के प्रोविजंस के तहत एक पिटिशन लगा सकते हैं, जहाँ पे हम अपने ट्रेडमार्क को from the level of a director or the promoter of the company, we can transfer it directly to the company, चाहे फिर वो किसी भी तरह की एंटिटी हो, चाहे LLP हो या प्राइवेट लिमिटेड हो। ओके, सो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई अपना छोटी शुरुआत करना चाहता है, अपने नेम पर एक ट्रेडमार्क ले ले, उस बिजनेस को ग्रो कराए, स्केल कराए, और लेटर ऑन अगर उसे लगता है कि नहीं इसे कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो भी इस प्रोडक्ट को, इस ब्रांड को उस कंपनी को ट्रांसफर कर सकता है। एब्सोल्युटली। कितना समय लगता है एक ट्रेडमार्क को अप्रूव होने में गवर्नमेंट के एंड से?
तकरीबन 9 से 12 महीने। आई वाज सेइंग इसमें रिजेक्शंस भी होते हैं, मतलब हमने अप्लाई किया और गवर्नमेंट ने कुछ हमारी शॉर्टकमिंग्स फाइंड आउट की एंड देन वापस हमें रिवर्ट किया, देन हमने अपने रिस्पॉन्सेज दिए। जी, इसमें ऑब्जेक्शंस आने के 100% चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे मैं आपको बताऊँगी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, जैसे-जैसे हमारे लोग जो बिज़नेस में उतर रहे हैं या जिस तरह से स्पीड से लोग ट्रेडमार्क्स और लोगोस करवा रहे हैं, हमारी जो वोकैब्युलरी है वो शॉर्ट होती जा रही है। तो आजकल आप देखेंगे बहुत सारे नाम फ्यूजन बेस्ड होते हैं, यू you नो know, जैसे एप्पल सिंह या कोई फ्यूजन बेस्ड जिसमें हिंदी या इंग्लिश का यूज हो या कोई और लैंग्वेज का एक वर्ड डाल देंगे, वो चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि स्ट्रेट जेनेरिक नेम्स मिलने बहुत मुश्किल हो गए हैं, राइट? तो हम ऐसा जो ट्रेडमार्क जैसे आपने पूछा कि कितना टाइम लगता है, एटलीस्ट 12 महीने तक डेफिनेटली हमें लगता है एक ट्रेडमार्क लेने के लिए। सॉरी, आई फॉरगॉट द क्वेश्चन। सो दिस वाज द क्वेश्चन ओनली कि कितना समय लगता है। सो यू मेंशन कि मैक्स टू मैक्स 12 महीने लग सकते हैं, है ना? इससे कम पीरियड में भी कुछ केसेस में। हाँ, सॉरी, यू आस्क मी ऑब्जेक्शंस आते हैं क्या? सो उसमें ऑब्जेक्शन आने के 100% चांसेस हैं। और ऐसे ट्रेडमार्क अटर्नीज हैं, ट्रेडमार्क का फुल फ्लेजेड एक कोर्ट होता है जहाँ पे आके ट्रेडमार्क अटर्नीज जो है वो अपीयर होते हैं और आपकी जो ऑब्जेक्शंस आई हैं वो ऑब्जेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं टू द अथॉरिटी। उस ऑब्जेक्शंस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने जो सोचा वो ऑलरेडी कहीं एग्जिस्ट कर रहा था। तो या तो गवर्नमेंट जो आपकी जो हियरिंग अथॉरिटीज हैं वो आपको बोलेंगे कि उनसे हमें एनओसी लाके दो कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी ये ट्रेडमार्क यूज करो, और या फिर आपको कंप्लीटली एक नया ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए डालना पड़ता है और आपका ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो जाता है। बट रिजेक्शन के सिर्फ ये कारण नहीं होते कि वो किसी से ऑलरेडी सिमिलर है, कई बार ट्रेडमार्क रिजेक्शन के ये भी कारण होते हैं कि वो नेशनल नेम्स एंड एम्बलम्स एक्ट के तहत आपका वो सही चुनाव ऑफ वर्ड्स नहीं हो पाता वो जेनेरिक नेम्स का। जैसे कोई बाम या कोई लिपस्टिक या कोई ऐसे कोई जेनेरिक नेम आप उसको रजिस्टर नहीं करा सकते। जैसे लोटस अपने आप में नेम है, लेकिन इट इज अ जेनेरिक नेम ऑफ अ फ्लावर, टेबल जैसे चीजें हैं, वस्तुएं हैं, मटेरियल है, उनके जेनेरिक नेम्स आप नहीं करवा सकते। तो फिर मैम इसी से सवाल ही क्या आया, एक सवाल अभी जैसे आपने लोटस ब्रांड का बताया, तो लोटस इट्स अ नेम ऑफ अ फ्लावर एंड देन फिर लोटस के नाम से एक कॉस्मेटिक का ब्रांड भी है, हाउ कम पॉसिबल? अभी हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए उन्होंने जिस कैटेगरी में इसको करवाया हो और जो उन्होंने लोगो करवाया है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरह की दी गई होगी जहां पे वो लोटस वर्ड को यूज कर पा रहे हैं अपने लोगो में। सो इट मे नॉट बी आप अगर हम इसमें थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कंपनी का नाम डेफिनेटली कुछ और होगा, इट विल नॉट बी लोटस। और जो लोटस ब्रांड होगा वो या तो किसी से अक्वायर किया होगा, हो सकता है किसी और से अक्वायर करके इन्होंने कंपनी को बड़ा कर दिया, राइट? ये पॉसिबिलिटी है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने लोगों में कुछ जो एक्सप्लेनेशन दी है अपने कॉस्मेटिक्स को लेके या अपने जो वो प्रोडक्ट उसमें यूज कर रहे हैं या जो कहते हैं ना कॉन्फ़िगरेशन या केमिकल कॉम्पोजिशंस जो यूज कर रहे हैं वो किस तरह की यूज कर रहे हैं, टोटली हर्बल है क्या है, वो क्या उन्होंने दिया है, हाउ हैव दे जस्टिफाइड दैट नेम, दोज आर पॉसिबिलिटीज व्हिच लीड टू दैट काइंड ऑफ एन अप्रूवल। सो इसलिए बहुत जरूरी है, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस काम करता है। बहुत जरूरी है कि जब हम ट्रेडमार्क अटर्नीज ले रहे हैं तो हम ऐसे लोगों का चयन करें, ऐसे अटर्नीज जिनके पास एक ट्रेमेंडस केस लॉ की एक पूरी नॉलेज है कि हाँ अगर ऐसे नहीं तो मैं अपने क्लाइंट को किस तरह से ये चीज करवा के दे सकता। बिल्कुल, टोटली एग्री। एक लास्ट सवाल लेंगे अभी, और वो ये है कि यूथ्स के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अधिक से अधिक लोग एंटरप्रेन्योरशिप में मूव करें, बिजनेस जनरेट हो, लोग देश की तरक्की में हाथ बटाएं। तो यूथ के लिए आपके पास क्या सजेशन, क्या आइडियाज़ है, किस चीज़ पे वो फोकस करें ताकि वो कुछ अच्छा कर सकें अपनी ज़िंदगी में भी और अपने परिवार और समाज और देश के लिए भी?
एक बहुत ही कहते हैं ना मन को छू लेने वाला ये वाला प्रश्न है, क्योंकि अ, अ, मुझे ऐसा लगता है कि यूथ में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है आज की तारीख में, जो शायद जब हम यूथ थे या वो एज ग्रुप में थे तब हमारे पास नहीं था। हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, उतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, उतने कोर्सेज नहीं थे जितने आज अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल। यूथ के लिए मेरे पास जो एक बहुत एक कहेंगे, सलाह तो नहीं कहूँगी बिकॉज़ आई एम नो वन टू एडवाइस, बट मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी चीज़ करें ज़िंदगी में, प्रोफ़ेशनली जो भी चीज़ सोचते हैं, या आप प्रोफ़ेशनली नहीं सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई आर्टिस्टिक फ़ील्ड में जाना है या कोई भी तरह का एंगेजमेंट या ऑक्यूपेशन लेना है, आप ये ज़रूर सोचिए कि क्या मैं वो करना चाहता हूँ? हम इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आज के टाइम में अपने सोशल मीडिया से, अपने फ्रेंड्स से, अपने पीयर से, अपने पेरेंट्स से, अपने नेबर से, कि हम बिल्कुल नहीं जान पाते कि हमें एक्चुअली में क्या करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैं सीएस के लेक्चर्स भी लेती हूँ एट द इंस्टीट्यूट लेवल, और बहुत बच्चों से मेरा कॉन्वर्सेशन इन चीज़ों को लेके होता है। अगर मैं मान लीजिए 50 बच्चों की क्लास में पूछ रही हूँ कि कितने बच्चे सीएस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं, तो आई थिंक द आंसर इज ओनली अबाउट 50%, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि ये करियर या ये चॉइस मुझे कहाँ लेके जाएगी, इसका क्या रिपरकशन होने वाला है, या ये मेरे चॉइस के हिसाब से, मेरी एक इनर कॉलिंग के हिसाब से बैठता है या नहीं बैठता है। मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि ये एक बहुत ही ज़्यादा टीडियस और बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है लोगों के लिए या यूथ के लिए इसका जवाब ढूँढने में, और ये कभी-कभी ऐसा लगता है कि ट्रायल एंड एरर से आता है। लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रायल एंड एरर का ही क्वेश्चन है। वो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है जानना कि आप खुद से जो भी आप करते आए हैं, यू नो इन टर्म्स ऑफ आपके इंटरेस्ट एरिया में, जैसे किसी को बुक पढ़ने का बहुत शौक है या पेंटिंग का बहुत शौक है या बातें करने का बहुत शौक है या कोई वीडियोस बनाने में बहुत माहिर है, तो आप ये देखिए कि आपका टैलेंट से रिलेटेड कौन सी फील्ड ओपन है, एंड आई एम श्योर आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिल जाएगी अपने उस टैलेंट को कैपिटलाइज करने के लिए। और एक चीज और मैं जरूर कहूंगी जो मैंने मेरे अनुभव से जाना है कि, और ये शायद कहीं लिखा भी है, मैं कुछ दिन पहले मैं किसी से सुन रही थी कि ये कहीं ना कहीं भगवत गीता में मेंशन्ड है कि एक ना हमारा फील्ड होता है जो हमारी कार्य क्षेत्र है, यानी कर्म भूमि है। जैसे मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ और यही मेरा धर्म है, एक अच्छे प्रोफेशनल एडवाइस देना अपने क्लाइंट्स को और अपना धर्म एज अ कंपनी सेक्रेटरी निभाना। बट मेरा एक इनर हार्ट भी है जो एक बहुत ही क्रिएटिव है, तो मैं एक पेंटर भी हूँ बाय माय हॉबी। तो एक फील्ड होती है जिसको हमें कमर्शियलाइज नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आप अपनी हॉबीज को कमर्शियलाइज कर लो, फिर देखो देयर इज नो लुकिंग बैक। तो यस। ये भी एक एक फैक्ट है कि कुछ चीजों को कमर्शियल वैल्यू कभी नहीं देनी चाहिए, बिकॉज जब हम हर चीज को कमर्शियलाइज कर देते हैं तो जिंदगी में जो एक जीने की उत्सुकता है वो कम हो जाती है। हर रोज सुबह वेरी अगर वेल मैं ये सेड। सोचूं, ये अगर हर रोज सुबह मैं ये सोचूं कि हाय मेरी ये पेंटिंग काश मेरी लाख रुपए की बिक जाती, तो मैं तो उस पेंटिंग से कभी उसको वैल्यू ही नहीं कर पाऊंगी कि मैंने उसको बनाने में कितने आवर्स ऑफ लव अफेक्शन टुवर्ड्स दैट कलर या टुवर्ड्स दैट कॉम्बिनेशन मैंने डाला है उसके अंदर, राइट? तो ये एस्पेक्ट पे हमेशा ध्यान दें कि अपने अंदर एक ना एक लाइन, एक डिमार्केशन रखे, एक
जो आपके सेल्फ के लिए है, और एक जो आपके कार्य क्षेत्र के लिए है, यानी आपके कर्म जो है उनको पूरा करने में जो आपकी मदद करे। अगर आपकी जो चॉइस है लाइफ में इन चीजों पे आधारित होगी और सेल्फ एनालिसिस आप इन चीजों के बेस पे कर पाएंगे, तो आई एम 100% श्योर आप कोई ऐसा करियर चॉइस करेंगे जो आपको आगे तक बहुत फेमस करेगा और बहुत आपके अंदर एक अलग तरह की क्षमता डेवलप करेगा। बहुत अच्छा बोला मैम, आपने ये जो बात बोली ना, मुझे भी कुछ चीज़ें कनेक्ट कर गई मेरे पर्सनल लाइफ से। बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे ये चीज़ कि हर चीज़ को आप कमर्शलाइज नहीं कर सकते हो। हर चीज़ जो तुम्हें पसंद हो उसको मॉनेटरी गेन्स में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो, कुछ अपने लिए भी रहने दो। वेरी वेल सेड, थैंक यू। तो आने वाले हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक मैम के साथ दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और ये टॉपिक और इनसे जुड़े और भी कुछ टॉपिक्स को हम पिक करेंगे। और आपके सवाल हों, कोई क्वेश्चंस हो इस कॉन्वर्जेशन से, इस आज के डिस्कशन से, या फिर आने वाले हमारे दूसरे वीडियोस हो रहे हैं उनसे जुड़े कोई सवाल हो, आप हमें दे सकते हैं ताकि हम उन्हें अपने कॉन्वर्जेशंस में आगे ले सकें। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मैम, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस, and this was really helpful. Wish all the best to all the listeners here, and we look forward to connecting with you in the next session. Thank you. Thank you so much. Thank you.